बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। मैं हूँ अरसल नदीम और आज हमारे साथ हैं एडवोकेट मियाँ अब्दुल हलीम साहब। आज हम इनके साथ कुछ कॉन्वर्सेशन करेंगे जिसका पार्ट आप भी जो है डेफिनेटली देंगे और हम कुछ ऐसी बातें जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जिससे आपको ये जो है वो मुस्तफ़ीद भी होंगे और इसके साथ साथ जो आपको अवेयरनेस मिलेगी कि बेसिकली ये प्रोफेशन एक्चुअल में क्या है। और इसके साथ साथ अगर आप प्रॉब्लम्स कोई फेस करते हैं, डिफरेंट इश्यूज चल रहे होते हैं हमारी सोसाइटी में, तो आप उस हवाले से जानना चाह रहे हो लाइक ऐसी प्रॉब्लम में क्या करना चाहिए, कहाँ पे आपको रिपोर्ट करना चाहिए, आपके पास कौन से राइट्स हैं जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। किसी वकील के पास जाने से आप जो है हेजिटेशन फील कर रहे होते हैं। बहुत सारी हमारे माइंड्स में जो है ना डिफरेंट एक परसेप्शन बन चुके हैं इस प्रोफेशन के बारे में जो है। तो आज ये तमाम कुछ जो कंफ्यूजन है, जो डाउट्स हैं, हम इस वीडियो में निकालने की कोशिश करेंगे। और हम बेसिकली एक ही कंपनी में काम करते हैं। ये मैं थोड़ा सा बताता चलूँ आपको कि अब्दुल हलीम साहब जो है वो बहुत अच्छे एम्प्लॉई हैं। मैं उनका जो है वो बेसिकली थोड़ा सा सीनियर हूँ, वहाँ पे मैं इनका थोड़ा सा बॉस हूँ, लेकिन ये माशाल्लाह जैसे जैसे ये पर्सन है तो मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। सो हम थैंक आज इनसे जो है वो बात करते हैं। तो सबसे पहले अब्दुल हलीम साहब बताइए अपने बारे में कि आपने ये प्रोफेशन जो है वो कैसे चूज़ किया और कैसे इस प्रोफेशन में जो है वो आप आए। लाइक आपका फैमिली मेंबर था पहले इसमें, या आपके फादर थे, या कोई इन्फ्लुएंसर था जिसको आपने देखकर जो है वो आपको लगा कि मैंने इस प्रोफेशन में जाना है। तो कुछ इस हवाले से हमारे जो जी, है व्यूअर्स को बताएं। जी। वालेकुम सलाम और सर आपका बहुत शुक्रिया और आपकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई का भी बहुत शुक्रिया। तो सर प्रोफ़ेशन में जॉइनिंग इस तरह भी है कि जो मेरे फ़ादर हैं वो अभी करंटली सुप्रीम कोर्ट के वो सीनियर वकील भी हैं माशाल्लाह। ओह नाइस। तो एक बचपन से उनसे भी हमें मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिली और इस तरह के जैसे उनकी एक बहुत बड़ी ख़्वाहिश ये भी थी कि हम सब जो हैं वो लॉ नोइंग ज़रूर हों। हमें अपने राइट्स पता हों और हमें अपनी ड्यूटीज़ भी पता हों टुवर्ड नेशन कि हम किस तरह ग्रो कर सकते हैं। तो ये एक बचपन से ही हमारी मोटिवेशन थी कि आप लॉ ज़रूर करें, बाद में आप जो प्रोफ़ेशन जॉइन करना चाहते हैं वो आप मस्ट करें। तो जब मैं अब्बा जी के साथ शुरू में जाता था तो मुझे शुरू से ही बहुत अच्छा लगा ये प्रोफ़ेशन और ये मेरी नेचर से भी बहुत ज़्यादा मिलता था। तो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ और फिर इसमें हम इसको सर जॉइन किया हमने। अच्छा, ये मुझे बात वैसे जानते हो अभी थोड़ी-सी जो है वो हैरानकुन भी है मेरे लिए कि वहाँ पे भी कुछ फेक डिग्रीज़ वाले जो हैं वो बैठे हुए हैं। दैट इज़ रियली स्ट्रेंज सीरियसली। तो जी, वहाँ पे भी बिल्कुल सर। सीटेड हैं ऐसे लोग। ये तो बहुत बुरे बुरे हालात हैं, मैं यही कहूँगा इसके ऊपर। अच्छा, मुझे अब्दुल हलीम साहब ये बताएँ कि आपने ये एक बात तो बता दी कि आप इस प्रोफ़ेशन में इस तरह से आए, कहीं न कहीं आपके फ़ादर का इसमें था कि उनको देख के लगता था कि जैसे वो यानी कि वकालत करते हैं, आपको लगता था कि जैसे वो सूट-बूट पहनते हैं, जैसे आप माशाल्लाह सबसे पहले बड़े अच्छे लग रहे हैं सूट-बूट में। तो थैंक यू, थैंक सिर्फ़ यू आर वेलकम। मुझे ये बताइए कि सिर्फ़ यही एक बात थी जो आपको ज़्यादा जो है वो लाइक आपको शौक पैदा हुआ या पैशन आपके ज़हन में आया कि यार फ़ादर ये काम कर रहे हैं तो हमें भी वही काम करना चाहिए। एक प्रॉपर एक डेडलाइन जो है उन्होंने सेट की होती है, फ्रंट लाइन के ऊपर आप खेलते हैं क्योंकि आपके पास गाइडेंस मिल रही होती है, या अपना भी आपका कुछ इंटरेस्ट था यानी कि इस बारे में कि क्या मुझे ये करना चाहिए, मुझे लोगों की प्रॉब्लम को सुनना चाहिए, या मैं जो कर सकता हूँ लोगों के लिए वो करना चाहिए। आप आपकी अपनी जो इंटरेस्ट क्या थी रेदर देन फादर अच्छा जो सर प्रोफेशन। अच्छा सर टू बी ऑनेस्टली जब मैं शुरू में जाता था ना तब मुझे ये सारी जो वहाँ पे जाता था तो अब्बा जी को वहाँ पे काम करते देखना सारा-सारा दिन कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। तो मैं ये समझता था कि हलीम तुमसे वकालत नहीं होनी क्योंकि सर बड़ा टफ काम था। अब्बा जी सारी रात आके स्टडी करनी और बड़ी बड़ी मेहनत के साथ उन्होंने ये काम करना। तो इस तरह तो नहीं था शुरू में, लेकिन सर जब हम कॉलेजेस में गए और हमने ये देखा कि जब हम अदारों में जाते हैं और अदारे किस तरह आपको डील करते हैं और एक वकील को किस तरह डील करते हैं और फिर ये भी था कि वकालत में आने के लिए ये भी था कि आपकी एक रिस्पेक्ट है, अदारे आपकी बात को सुनते हैं, आपको ऑनर करते हैं। एक सर ये बात थी और दूसरा ये भी था कि अब्बा जी ये कहते थे या बिज़नेस करो या सेल्फ वर्कर आप बन जाओ, खुद के बॉस बनो।
तो एक ये भी बहुत ज्यादा चीज थी कि अगर मैं किसी जॉब में चला जाऊं तो मैं अपने आइडियाज नहीं दे सकता, क्रिएटिविटी भी खत्म हो जाएगी, मुझे उनके अकॉर्डिंगली चलना चाहिए, चलना पड़ेगा। तो एब्सोल्युटली। जी बिल्कुल सर। तो इसमें मुझे ये ऑप्शन, वैसे भी सर ये लॉर्ड्स का ये जो है प्रोफेशन है लंदन से शुरू हुआ था, तो बेसिकली मैं इसको प्रोफेशन भी नहीं कहना चाहता, ये तो खिदमत के लिए बना है सर ये। और लॉर्ड्स फीस नहीं लेते थे, वो मजलूम की हमायत करते थे ज्यूरी के सामने, जुडिशरी के सामने, और उसको सेव करते थे वहां से। तो वो एक पॉकेट उनकी बैक साइड पे बनी होती थी गाउन के पीछे, और जब कोई क्लाइंट उनको अच्छा लगता था कि यार इस बंदे ने मेरी हेल्प की है, तो वो उसको कुछ पैसे दे देता था। तो वुकला बेसिकली मांगते नहीं है, ये लॉर्ड्स का प्रोफेशन है। सो बहुत सारी रीजंस हैं इसको ज्वाइन करने की। एक रिस्पेक्ट की आ गई, और दूसरा ये कि इदारे आपकी बात नहीं सुनते, तो आपको ये ज्वाइन करना पड़ता है। और तीसरा कि खुद अपने बॉस बन जाओ, के बजाय कि आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है किसी के अंडर रह के, एक वक्त आता है कि आप में क्रिएटिव जो है वो सारी सलाहियत आपकी दब के रह जाती है, तो वो नहीं मैं चाहता। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये आपकी बात मुझे बेहद पसंद आई, इसलिए सुनने वालों को, डेफिनेटली देखने वालों को काफी अच्छी लगी होगी कि आप खुद के बॉस हैं, लाइक आप किसी की रिपोर्टेड नहीं है, और जो आप राइट्स लेना चाहते हैं इस कंट्री से, अपने मुल्क से, जहाँ भी आप रहते हैं, जिसके भी आप रिहायशी हैं, जिस कंट्री के भी, तो आप वहाँ से इजीली अपने राइट्स जो है वो ले सकते हैं गवर्नमेंट से या डिफरेंट अदालों से। ये बात बिल्कुल आपकी अच्छी है। तो जी सर। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि सोसाइटी में आजकल एक बड़ा अहम जो एक इशू चल रहा है, मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा पार्टी में लेट हैं, लेकिन अभी पिछले दिनों हमारी स्टेटमेंट आई थी हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, और हमारे जो रिस्पेक्टेबल जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी। बिल्कुल बहरहाल देखा जाए तो बिल्कुल ठीक है इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स भी हैं कि जो रेप होते हैं हमारी सोसाइटी में, उसमें विक्टिम्स जो हैं फीमेल्स भी होती हैं, मेल्स भी होते हैं, चिल्ड्रन भी होते हैं, ठीक है, बच्चे बच्चियां, किसी एज में कोई ऐसा वो नहीं है कि लाइक ऐसा गुनाह करते वक्त जो दरिंदे हैं सोसाइटी के, वो देखे हैं कि इसकी एज क्या थी। मैं ये जानना चाह रहा था कि कानून में ऐसा कौन सा सेक्शन है या ऐसी कौन सी सजा है जो एक रेपिस्ट को जो है वो लाइक पनिश करती है, ताकि एक बंदे को पता हो कि अगर ये मैं गुनाह करता हूँ सोसाइटी में, एक मुआशरे में या एक कंट्री में, तो मुझे ये सजा मिलेगी, ताकि उसके जहन में खौफ हो कि यार इस पे मुझे फांसी हो सकती है, इस पे मुझे लाइक 14 साल की उम्र कैद सजा हो सकती है, या वाटर जो भी उम्र कैद की सजा है मुझे ये हो सकती है। उसके जहन में खौफ क्यों नहीं है हमारी सोसाइटी में? मुझे आप ये थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करें और देखने वालों को भी क्लियर करें कि ऐसी कौन सी पनिशमेंट है जो कानून रखता है इनके लिए, जिसके हवाले से हमें अवेयरनेस नहीं है, ताकि हम एक्शन लेना चाहें अगर वो ले सकें। आप समझ रहे होंगे जो बात को मैं जो अर्ज करना चाह रहा हूँ। सर सर आपका ये क्वेश्चन था कि ऐसा जो रेप वगैरह होते हैं उनके लिए सेक्शन क्या है। तो सर हमारा पाकिस्तान पिनल कोड 1860 है, जिसकी सेक्शन 375 है। उसमें उन्होंने जना की डिफाइन कर दी है 5 पार्ट्स में। व्हाट जना या व्हाट इज रेप, उसको डिफाइन किया 5 पार्ट्स में। ये किया है कि अगर आप किसी लड़की के विदाउट विल, उसकी ख्वाहिश के बगैर उसके साथ इंटरकोर्स करते हैं फर्स्ट, या विदाउट हर कंसेंट, या उसकी मर्जी के बगैर करते हैं, या थर्ड विद कंसेंट उसकी मर्जी के साथ करते हैं, लेकिन हम उसको डराते हैं कि अगर तुम ये नहीं करोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा, ये थर्ड कंडीशन। और फोर्थ ये कंडीशन है कि खामन को ये मालूम हो कि ये जो है बीवी ये मेरी नहीं है, एक पर्सन को ये बिलीव हो कि ये बीवी मेरी नहीं है, लेकिन वो उसको झांसे में रखे कि तुम मेरी बीवी हो और उसके साथ हम बिस्तरी करें, तो ये भी जना में शामिल होगा। तो ये सर इसके 4 पार्ट्स हैं। और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई लड़की 16 साल की है, चाहे आप उसकी मर्जी से करें या उसकी मर्जी के बगैर करें, वो जना कंसीडर होगा। सबसे पहले तो ये सर जना की डेफिनेशन होगी कि 5 पॉइंट्स हैं, कौन कौन पर्सन इसमें जना में शामिल होगा। अब सर सेक्शन 376 है जिसमें पनिशमेंट लिखी हुई है कि इन सब के लिए जो मिनिमम पनिशमेंट है वो 10 ईयर है, 10 साल। और अगर इसमें कोई दौराने इंटरकोर्स या आप इसमें रेप करते हुए कोई किसी का उज्व कट जाता है या लड़की को डैमेजेस आती हैं, तो ये सजा 25 ईयर्स तक चले जाएगी विद फाइन।
और सर एक और भी है कि देखें, हम यहाँ पे सजाओं की बहुत बातें करते हैं, इतने केसेस हुए हैं सर, सजा का जो रेशियो ना वो 3% है। क्योंकि जब आपने किसी बंदे को सजा देनी है, आपने उसको साबित करना है, सबूतों के साथ, तमाम तर चीजों के साथ उसको साबित करना होता है, कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, उसके सरकमस्टांसिस क्या थे, उसके गवाह कितने हैं, उसके ऊपर हद लग सकती है या नहीं लग सकती, तमाम तर चीजों को देखना होता है हमने। अब ये है कि जना के मुहरकात क्या हैं। सर मैं ये समझता हूँ कि हम सजाओं पे तो बहुत सारी बात करते हैं, बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम सजा पे आ जाती है, जी इसको लटका दो, ये कर दो। हम देखें कि ये इशू आता क्यों है, इश्यूज क्या हैं सर। देखें कि हम वी आर मुस्लिम और हमारा जो स्टेट रिलीजन है 1973 अकॉर्डिंग, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग भी अगर देखें तो हमारा जो जितना भी कानून बनेगा वो अंडर द सुपरविजन ऑफ इस्लाम, अंडर द सुपरविजन ऑफ होली कुरान एंड सुन्ना, उसके अकॉर्डिंगली अगर देख लिया जाए तो लड़की के लिए पर्दा है कि वो अपने आप को ढांप के रखे। ये मैं प्रिकॉशंस पे बात कर रहा हूँ। सेकंड ये है कि मर्द के लिए क्या है कि वो अपनी नजरों को झुका के रखे। इसके अलावा क्या है कि हम शादियों को आसान कर दें। अब शादियों को सर मुश्किल बहुत किया हुआ है, मर्द अपनी रिक्वायरमेंट्स रख देता था, लड़की अपनी रिक्वायरमेंट्स रख देती है, जिस वजह से बहुत मुश्किलात आती हैं। और थर्ड सर हमारा इकोनॉमी का मसला है कि हमारे यंगस्टर जो है उनको एजुकेट कर दिया जाता है, डिग्रियां हाथ में थमा दी जाती हैं, लेकिन स्किल नहीं सिखाया जाता। जब तक वो अर्निंग वाले घोड़े नहीं बन जाते, कमाऊ घोड़े नहीं बनते, क्योंकि सर आपने फैमिली को सस्टेन करना होता है, फैमिली के अखराजात होते हैं, आपने तमाम चीजों को देखना होता है। तो ये भी सर उसकी रीजंस आती हैं कि हमने शादी को मुश्किल बना दिया। जब मुश्किल बना देंगे तो कोई ना कोई फितरत तो अपना रास्ता खोलेगी। तो ये सर उसके मुहरकात हैं जो मैं ये समझता हूँ कि हमें एक मुआशरे में रहते हुए इसके ऊपर एक मौलाना को भी काम करना चाहिए, एक टीचर को भी काम करना चाहिए। ये सर हम सबका इकट्ठा काम है, हम सजाओं से इन चीजों को नहीं रोक सकेंगे। ये एक प्रिवेंटिव थ्योरी है, मैं ये समझता हूँ प्रिवेंटिव थ्योरी पर वर्क करना चाहिए, बट वी शुड वर्क ऑन रिफॉर्मेटिव थ्योरी। रिफॉर्मेशंस की जरूरत है कि हम किस तरह इस तरीके को बेहतर कर सकते हैं या इन चीजों से बच कैसे सकते हैं। इसके ऊपर एक थिंक टैंक बैठे और उसके बाद वो अपने हमें गाइडलाइंस दें। ठीक ठीक, मैं बेसिकली यही अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा था। जैसे मैंने अर्ज की कि बहुत सारे लोगों में ये सवाल हैं कि ये तो आपने एक रीज़न बता दी ना कि माशरे में ये जो गुनाह बढ़ रहा है दिन ब दिन, इसकी ये रीज़न हो सकती हैं, जैसा कि आपने बताया कि शादी का लेट होना या इकोनॉमी के हवाले से बच्चा अच्छा नहीं कमाता, वट एवर जो भी रीज़न है, ये तो बिल्कुल उसकी रीज़न हैं इस गुनाह की। और उस गुनाह के बारे में सिर्फ मैं यही अवेयरनेस चाह रहा था और देखने वालों के लिए भी कि फिर भी क्योंकि हमारा इस्लाम हमें अलाउ नहीं करता किसी भी गुनाह की तरफ काबू करने के लिए, और ना ही जो है कोई भी मुआशरा अलाउ करता है, इवन की गैर मुस्लिम भी इसको जो है वो कंसिडर नहीं करते हैं टू। तो उनके लिए पनिशमेंट आपने बता दी कि 10 साल है, लेकिन अगर जो बच्चों के साथ करते हैं, जो बच्चों के साथ ज्यादती होती है, जो चाइल्ड अब्यूज है, चाइल्ड अब्यूज का मामला है, उसमें क्या कहता है हमारा कानून जो है? लाइक बच्चे के साथ जो ज्यादती होती है या छोटी छोटी बच्चों के साथ जो ज्यादती होती है। लास्ट टाइम एक अखबार में मैंने एक केस देखा, उसमें बता रहे थे कि अल्लाह माफ करे कि 9 मंथ ओल्ड बेबी, सिर्फ 9 महीने का बच्चा जिसके साथ ज्यादती हुई हॉस्पिटल में, ठीक है, रूह तक काम जाती है हमारी, शर्म आती है हमें अपने मर्दाद होने के ऊपर भी। मैं ये सोचता हूँ, अब मुझे बताइए कि उसके लिए भी यही सेम सजा है या उसके लिए कोई डिफरेंट पर्सपेक्टिव है हमारे कानून का, या डिफरेंट कोई सजा है उस वजह से? सर इसके मैं बारे में बता रहा था, जो चाइल्ड अब्यूज की आपने बात की है, जो बच्चों के साथ ज्यादती हो जाती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, और अंडर एज है, वो नाबालग भी नहीं अभी हुए, बालग भी नहीं अभी हुए, तो सर इसमें ये है कि इसके लिए भी ज़ैनब अलर्ट बिल पास हुआ है 2019 में। अब इसमें फर्दर वो सेक्शंस भी आ जाती पनिशमेंट से रिलेटेड, लेकिन इसके लिए डेथ पनिशमेंट असाइन है, डेथ पनिशमेंट एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट है इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सेकंड मैं आपसे जो आजकल एक, अगर मैं ये कहूँ कि बहुत ही हॉट टॉपिक है हमारी सोसाइटी का, वो हॉट इस तरह से है, अफसोस होता मुझे जब भी मैं बात करता हूँ इस बारे में, वो ये है कि जो हमारी सोसाइटी में शोहर और बीवी की जो लड़ाई है,
घरेलू जो मसले मसाइल हैं, जो भी प्रॉब्लम चल रही होती हैं, उसमें हमारा कानून क्या कहता है? लाइक अगर एक मर्द जो है वो अपनी औरत पे हाथ उठाता है, जो कि बिल्कुल जो है वो नामुनासिब है, किसी भी तरह से हम उसको डिफेंड नहीं कर सकते, कोई भी सोसाइटी नहीं करेगी, चाहे कोई भी मजहब हो। इंस्टेड ऑफ कि हम मुस्लिम हैं, हम हमारे ये जो है वो क्या कहते हैं असूल है, या हमारी ये सकाफत है, या हमारी ये सुन्नत है, ठीक है। मुझे ये बताएं कि कानून इसमें क्या कहता है? अगर एक मर्द औरत के हाथ उठाता है, या औरत जो है वो प्रॉपरली फर्माबरदार नहीं है अपनी शोहर की, तो इसमें कानून जो है वो क्या स्टैंड लेता है इन चीजों के ऊपर? अच्छा सर, इसमें ना कानून तो इतना नहीं करता, इसमें एक्ट आ जाते हैं। लाइक एक हकूक़े निस्वां का बहुत ज्यादा है कि सही औरतों को राइट्स जो है वो मिलें कि उसके ऊपर हाथ ना उठाया जाए, ये सारी चीजें। तो जो कानून जो फैमिली का होता है ना सर, फैमिली का, इस पे कानून अगर तो उसमें अनबन हो जाती है, उस सूरत में कानून हरकत में आता है। लेकिन कुछ इंटरनल चीजें होती हैं जिसमें कानून नहीं आता, वहां पे इखलाक आ जाता है, वहां पे मुआशरा आ जाता है, और कुछ एथिक्स वहां पे आ जाते हैं। सही सही। और ये बात कहाँ तक सच है कि लाइक फॉर एग्जाम्पल उनकी शादी जो है वो परवान नहीं चल रही प्रॉपरली जैसे चलनी चाहिए नॉर्मल तरीके से, और उनके जो बच्चे हैं उनकी कफालत कहाँ तक जो है वो जायज़ है एक मर्द पर और एक औरत पर? अगर आप इसको थोड़ा सा डिफाइन करें। लाइक कफालत अच्छा मीन के वो जो उसके राइट्स हैं, उसके जो अखराजात हैं, वो ज़ाहिर मर्द की जिम्मेदारी होती है, उसकी बात की जिम्मेदारी होती है। मदर का कहाँ तक रोल है कि वो उसको जो है वो देख सके? सर, इसमें ये है कि अगर मर्द और औरत मियाँ बीवी आपस में नहीं रह पाते, चाहे वो तलाक की सूरत में हो या खुला की सूरत में हो, और उनके बच्चे हैं, बेटे भी हैं और बेटियां भी हैं, इस सूरत में बेटा 18 साल तक जब तक नहीं हो जाता, बाप उसकी कफालत का जिम्मेदार है, और बेटी की जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक वो जिम्मेदार है, वो उसको पे करता है। और अभी जो SCMR इसके ऊपर आया, वो इसमें ये मेंशन है कि जो मिनिमम खर्चा वालिद देगा दोनों सूरतों में, वो 7,500 रुपया देगा, कम से कम कफालत का खर्चा।